नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में और मैं आपके साथ खुशबू खान। हम चर्चा करेंगे हाथरस कांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए इकट्ठे हो रहे विपक्षी दल के नेताओं के बीच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी अपनी चाल चल रहा था। हाथरस कांड के बहाने यूपी को जातीय दंगों की आग में झोंकने की साजिश रचने वाले पीएफआई और उसके सहयोगी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 4 लोगों को पुलिस ने मथुरा से गिरफ्तार किया है और पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें शांति भंग करने के आरोप में जेल भेज दिया है। वहीं बरामद लैपटॉप और मोबाइल की छानबीन भी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पैनी निगाहों ने हाथरस के दिनों दिन बिगड़ रहे माहौल पर अब तार लगा दिया था और उस पर ताला जड़ दिया था और खुफिया तंत्र को सक्रिय किया। इसी कारण हाथरस को दंगों की आग में झोंकने की बड़ी साजिश भी सामने आ गई। हाथरस के बहाने इनकी योजना उत्तर प्रदेश में बड़ी हिंसा फैलाने की थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि विपक्ष पर जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरोप सही है या गलत, ये चुनाव की चाल है या तो ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जनमत की मांग है कि हाथरस कांड की पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर सरकार ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर होगा। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला आग पकड़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है और एक बेटी को इंसाफ दिलाने की बात थी, लेकिन यहाँ पर अब जो है मामला कुछ और ही हो गया है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि साजिश रची जा रही है दंगा भड़काने की। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम वो ट्वीट दिखा रहे हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है और अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जो है निशाना साधा है। ये वही ट्वीट है जो मायावती ने किया है। कहा यूपी सरकार का आरोप सही या चुनावी चाल, ये समय बताएगा, किंतु जनमत की मांग की हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पर सरकार ध्यान केंद्रित करे तो बेहतर होगा। बता दें पीएफआई से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। यूपी पुलिस ने मथुरा से 4 लोगों को पकड़ा है और उसके मुताबिक ये सभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके एक सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। चारों को दिल्ली से हाथरस जाते समय पकड़ा गया है। इनके पास से मुजफ्फरनगर के अतीकुर रहमान और मलमपुर के सदीकी और बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम के रूप में हुई है। वही मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ साहित्य जो शांति और व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते थे उन्हें जब्त कर लिया गया है। यूपी पुलिस पहले ही पीएफआई पर बैन लगाने की मांग कर चुकी है। तो दंगे की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट तैयार की गई। हाथरस कांड के बहाने दंगे की साजिश का यह खुलासा हुआ है। पुलिस ने मथुरा से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई उपकरण भी बरामद किए गए, लैपटॉप बरामद किए गए और जिनकी पड़ताल की जा रही है इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कहां से जो है फंडिंग हो रही थी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि विदेशों से भी इन्हें फंडिंग हो रही थी और शांति भंग करना चाहते थे। ये दंगे की साजिश का ये पर्दाफाश हो गया। यूपी सरकार ने पहले इस बात का खुलासा किया था। पीएफआई पर पहले भी बैन लगाने की मांग कर चुकी है यूपी सरकार ने कहा था कि हिंसा की साजिश रची जा रही है। वहीं जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट तैयार होती है, उस पर आपत्तिजनक बता दें कि पोस्ट किए जाते हैं। वहीं यूपी को सुलगाने की कोशिश नाकाम कर दी गई है। जामिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी का छात्र है मसूद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इन चारों की जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ कर रही है। यूपी पुलिस ने मथुरा से 4 लोगों को पकड़ा है। उसके मुताबिक ये सभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके एक सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। ये चारों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। माना जा रहा है कि दंगा भड़काने की साजिश रच रहे थे और इन्हें विदेशों से फंडिंग हो रही थी। सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते थे ये लोग। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। चारों को दिल्ली से हाथरस जाते समय पकड़ा गया है। इनकी पहचान मुजफ्फरनगर के अतीकुर रहमान और मलमपुर के सिद्दीकी, बहराइच के मसूद अहमद और रामपुर के आलम के रूप में हुई है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ साहित्य जो शांति और व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकते थे उन्हें जब्त कर लिया गया और यूपी पुलिस पहले ही पीएफआई पर बैन लगाने की मांग कर चुकी है। अब एक बार आपको बताते हैं पीएफआई का कब आया है नाम। धर्मांतरण को लेकर कई मामलों में पीएफआई का नाम आता रहा है और दिल्ली में इसी साल फरवरी में हुई हिंसा में संगठन की प्रमुख भूमिका होने की बात भी सामने आई है।
बता दें कि दिल्ली में पुलिस के अनुसार पीएफआई जैसे संगठनों ने प्रदर्शनकारियों को पैसा मुहैया कराया और प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए के तहत पीएफआई फंडिंग की जांच भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। उसके बाद सितंबर महीने में बेंगलुरु में हुई हिंसा में भी पीएफआई के लोगों के शामिल होने की बात सामने आई थी। अब उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने का भी आरोप इन पर लग रहा है और मामला सामने आ रहा है कि ये दंगा भड़काना चाहते थे और इन्हें विदेशों से फंडिंग होती थी। तो ये दंगे की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। गिरफ्तार संदिग्ध पीएफआई के सदस्य बताए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, गहनता से पूछताछ। पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में इन पर मुकदमा दर्ज किया है। शुरुआत हुई थी बेटी को इंसाफ दिलाने की, लेकिन यहां पर अब यह मामला तूल पकड़ता चला गया। मामला कन्वर्ट हो गया कि सांप्रदायिक दंगा भड़काया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक वेबसाइट तैयार हो गई जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, पोस्ट किए गए और बताया गया कि कैसे जो है मामले को जो है किस तरह से आगे दंगे फैलाए जा सकते हैं और कैसे बचा जा सकता है। इस वेबसाइट पर यह बताया गया। पकड़ा गया दंगों की साजिश का यह मास्टरमाइंड। यूपी सरकार का क्या तर्क है बताते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस कांड को लेकर कई एफआईआर दर्ज की हैं। शिकायतों के अनुसार असामाजिक तत्व सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने के लिए सरकार के खिलाफ सुनियोजित साजिश कर रहे हैं। एडीजी प्रशांत कुमार के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी। तो चर्चा पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता सपा के हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं अश्वनी शाही प्रवक्ता बीजेपी, प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस और अजय शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जाऊंगी आपके पास अश्वनी शाही जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारे पास ब्लूप्रिंट भी है और साजिश रची जा रही है, तो यह आरोप जो है किस आधार पर आप लोग लगा रहे हैं? खुशबू जी, आरोप का आधार तो अब देख लीजिए। गिरफ्तार मथुरा से 4 लोग कहाँ जा रहे थे, ये कहाँ से संबंध है इनका। सीए में भी इनका नाम आ चुका है। कल लखनऊ से 2 गिरफ्तारी हुई पोस्टर चिपकाने के चक्कर में। जो इमरान नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ, एक शैलेंद्र तिवारी गिरफ्तार हुआ, जो पोस्टर चिपका रहे थे कांग्रेस के लिए। प्रियंका सेना करके पोस्टर चिपकाया जा रहा था। तो ये तो आप देखिए पूरा एक साजिश की मतलब इतनी गहरी जड़ है कि इसको अब धीरे धीरे रोज और हर घंटे नई चीज निकल के आ रही है। हर रोज जो है किस तरीके से आप जब उत्तर प्रदेश सरकार ने नार्को टेस्ट की बात की, जब सीबीआई जांच की बात की, तो सबसे पहले जो है कांग्रेसियों ने और परिवार ने सबने मना कर दिया। तो ये चीज क्या है, परिवार के पास हर घंटे एक नया आदमी पहुंच रहा है, उनसे नई बात होती है, लोग कंफ्यूज करते हैं। पीछे सूचना आपको मिली होगी, कई टेप आए, 25 लाख मत लो 50 लाख ले लो। तो ये सब चीजें साजिश का रूप है। तो हमारे पास आधार की कमी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं रोज योगी जी रोज जो है निष्पक्ष जांच की बात करते हैं कि जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं। तो ये जो आपके पास ये आधार है, जो सबूत है, से क्या लगता है कि कौन है इस साजिश में शामिल? अश्वनी शाही जी, कौन क्या लग रहा है कि कौन है साजिश में शामिल? जो आपके पास सबूत हैं, आधार हैं, आप सारी चीजें बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि कौन जो है साजिश को कर रहा है? जांच हो जाने दीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच चल रही है। हम अभी कहने वाले कौन होते हैं? हम जानते हुए भी अगर हम कहेंगे तो उसका एक अलग दूसरा प्रभाव जाएगा। जांच समिति बनाई गई है, एसआईटी बनाई गई है, तो बता दीजिए अश्वनी जी। पर जो है जी पता है कौन है इसमें साजिश, कौन कर रहा है, तो बता दीजिए। अभी हम लोग कैसे कह सकते हैं? आप देखते रहिए, आज खुद चिल्ला चिल्ला कर जो सच आ रहा है, आपके लोगों के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, उसी में रोज आ रहा है। अगर 10 मीडिया चैनल जो है आप खोल कर देख लीजिए तो 10 में 8 एक खबर दिखा रहे हैं, 2 दूसरी खबर दिखा रहे हैं। लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करते हुए अपने एसआईटी पर भरोसा हमको है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की है, उस पर सीबीआई जांच होती है, सारी चीजें खुल के आ जाएंगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी का ये कहना है कि राहुल और प्रियंका का हाथरस जाना राजनीति चमकाने का है और इसी तरह से आरोप भी लग रहे हैं कि ये जो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है वो उसमें विपक्ष का हाथ है।
देखिए, इन्होंने यहाँ पर नाम नहीं लिया, मैंने तो सोचा कि ये नाम भी लेंगे कि कौन विपक्ष जो है इसमें है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, आज एक बार फिर हाथरस सहमा हुआ है। एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी हत्या होती है, और आपकी नाकामी जिसको कहते हैं वो साफ साफ ये दर्शाती है कि आप कितना बेटियों और बेटियों की सुरक्षा के प्रति सचेत। आज यहाँ बैठकर कह रहे हैं, आरोप लगाने की बात करें। अरे आप सत्ता में बैठे हैं, सरकार में, आप क्यों आरोप लगाएंगे? आप तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करिए, आप उनको जेल में डालिए जो इस तरह की हरकतें करने जा रहे हैं। जो भी संगठन इसमें इन्वॉल्व है आप उसको जेल में डालिए। कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है आपको? यहाँ टीवी चैनल में बैठकर आप बता रहे हैं आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। अरे आपका काम आरोप करना नहीं है, आपका काम है वहां पर अगर कोई भी ऐसा संगठन काम कर रहा है तो आप उसको रोकिए। आप क्या कर रहे हैं वहां पे? एक संदीप शर्मा नाम का व्यक्ति है हाथरस में, उसके वीडियोस देखिए। वो अपने आप को हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय स्वाभिमान दल का संस्थापक बताता है, और वो किस तरह से वहां पर जो है जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही है उससे माहौल बिगाड़ रहा है, लोगों को उकसा रहा है। आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? खुशबू जी, उत्साह कौन रहा है इस पर अभी ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर वो मतलब जो दुष्कर्मी का परिवार है, जो जिसमें पीड़िता के परिवार पर खड़े होके वो आरोप लगा रहा है, मतलब वो उसको धमका रहा है। सीधे सीधे कोई भी आके उसको परिवार को धमकाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए कि आज खुद ही जो है न्यायालय ने पूछा कि आपने सुरक्षा के लिए क्या किया हुआ। तो आप देखिए इस केस में कितनी लापरवाही की गई है। आप बताइए कि एक जो अपराधी है वो वहां पंचायत कर रहे हैं, वो पंचायत बुला रहे हैं, तो किस तरह की आप व्यवस्था वहां पर कर रहे हैं? सिर्फ आपको वहां पर डर है कि अपोजिशन वहां पे आ जाए। और एक बात बताइए कि राहुल गांधी की प्रियंका गांधी की मिलकर चले आए, कौन सा खतरा हो गया? एक परिवार का दुख बांटने अगर कोई भी चला जाए तो मैं कहती हूँ किस बात का खतरा है उसमें? क्या परेशानी है? आपको क्या दिक्कत हो गई कि उनके 2 आंसू किसी ने पूछ लिए या उनसे किसी दर्द पूछ लिया? ये काम तो आप भी कर सकते हैं, आप भी करिए। आप जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं, आपको पूरी छूट है। आप क्यों रिक्वेस्ट को रोक रहे हैं वहां जाने के लिए? आप क्यों लाठी डंडे बरसा रहे हैं? आप क्यों एक महिला का कुर्ता खिंचवा रहे हैं वहां पर? तो करने की आपको क्या जरूरत थी? वास्तव में ये लोग न्याय नहीं चाहते हैं, वास्तव में ये भटकाना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। न्याय नहीं चाहते हैं तो सीबीआई जांच में दर्द क्यों हो रहा है कांग्रेस को? अश्विनी जी, आरोप लग रहा है कि न्याय नहीं दिलाना चाहते, नाकामी को छिपाना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं ऐसे। वाकई में जो दिल दहलाने वाला केस, आरोप कोई नहीं लगा रहा है, आरोप हम नहीं लगाने का काम करते हैं। हम लोग समाधान पर बात करते हैं, समस्या पर बात नहीं करते हैं। हम समाधान करना जानते हैं। और यहाँ पर सीबीआई के जांच के नाम पर कांग्रेस को और विपक्षी दलों को दर्द क्यों हो रहा है? खुशबू जी जरा पूछ लीजिए, हमारी बहन को कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है। ठीक है अश्विनी शाही जी, हमारे पास सपा के प्रवक्ता भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो उनसे भी ले लेते हैं सवाल। कपिल जी, आरोप लग रहा है आप लोग जो है राजनीति रोटियां सेकने के लिए इस तरह के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात इस बात की है, सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज की है कि आप एक चीज देखिए खुशबू जी, जो सरकार में है वो आरोप लगा रहे हैं। अरे सरकार में है, आप कार्रवाई कीजिए ना, आपके पास तथ्य होंगे, आपके पास अगर कोई लगाया है। अरे भाई सुनो यार, आपको गलतफहमी हुई है, बात आ जाने दो, क्यों बात नहीं सुनना चाहते? देखिए, अरे गिरफ्तारी से कोई मतलब होता है? डॉक्टर कफील खान की भी तो गिरफ्तारी की थी, डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी की थी कि नहीं की थी? डॉक्टर कफील की गिरफ्तारी की थी कि नहीं की थी? एनएसए लगाया था कि नहीं? डिबेट मत खराब कीजिए, शांत रहिए, अपने बारी में बोलिएगा। नहीं आराम से एक एक करके अपनी बात रखिए। नहीं बिल्कुल आराम से अपनी बात रखिए, एक एक करके। अश्विनी जी आऊंगी मैं आपके पास, अश्विनी जी आऊंगी। आप एक शब्द बोल नहीं पाओगे। कपिल जी अपनी बात रखिए। अरे यार आप क्या बोलोगे? हमारे बात आप बोलिएगा, मत बोलो, कभी सिर्फ हमारे बात आप बोलिएगा। आपके समय में मैंने नहीं बोला। अश्विनी जी आऊंगी मैं आपके पास, अश्विनी जी जब आप बोल तो कोई नहीं बोल रहा था। अश्विनी जी आऊंगी आपके पास, आपको पूरा समय दिया जाएगा। कपिल जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, सरकार के पास अगर तथ्य है तो तथ्य परोसे और कार्रवाई करे, कौन रोक रहा है? और दूसरी बात यह हो गई कि विपक्षी दलों पर अगर कह रहे हैं तो साबित करें पहले कि विपक्षी दल कैसे कह रहा था। मैं तो आपको एक चीज कहूंगा, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू नहीं हो सकता है। एक चीज आप बताइए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस बच्ची के परिवार को पूरी मीडिया के सामने धमका रहा था और सारा वीडियो वायरल हुआ,
आपने एसएसपी और पार्ट पुलिस वालों पे कार्रवाई कर दी, डीएम को क्यों बना रखा है? जिनके आदेश से जो है वो लड़की को 2 बजे रात में जला दिया गया, जिसके परिजनों से पूछा तक नहीं गया, ना उन लोगों ने चेहरा देखा। ये आरोप पीड़ित परिवार का है। अभी ये हलफनामा जमा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जवाब तलब किया है, शायद इनको जानकारी ना हो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, दंगा तो भड़काने की साजिश थी, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन सत्ता पोषित था, क्योंकि आरोपियों के समाज के जो लोग आंदोलन लेके आए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग समाज के दबंग लोग हैं, हम लोग भारत को बनाने वाले लोग हैं, और अगर हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी तो हम लोग भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। वो दलितों को क्या कर रहे थे? जवाब ले लेते हैं अश्वनी जी से। अश्वनी जी, ये आरोप लग रहा है कि आप लोग, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग दंगा भड़काना चाहते थे, अपनी नाकामी छुपाना चाहते थे, इसलिए जो है आपने इस तरह की जो है साजिश रची। ये आप पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। एकदम ये आरोप लगाए, इनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कपीश जी को मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि इनको जानकारी नहीं होगी, तो सत्ता पक्ष की जानकारी, सत्ता पक्ष का प्रवक्ता मैं, जानकारी इनको है। अब सोचिए आप, आज जो है मैं इनको बताना चाहूंगा, दंगा भड़काने वाली पार्टी के लोग इस तरीके से बोलेंगे, बलात्कार में इनके मुखिया जो कहते थे लड़कों से गलती हो जाती है, वो आज इसमें बोलेंगे। आपने उसके बाद पीएफआई और दूसरे ने भड़काया था। न्यायिक जांच जो हुई उसमें संगीत सोम मुख्य मुलजिम था, जिसकी सरकार ये क्यों बीच में बोल रहे हैं बुद्धू जी? अभी दर्द हो रहा था, कपीश जी बीच में अगर बोलेंगे तो मैं आपकी डिबेट मैं खराब कर दूंगा। कपीश जी जवाब ले लीजिए, नहीं तो मैं आपकी डिबेट खराब कर दूंगा। नहीं जान के रखिएगा, दंगाई पार्टी के सदस्य आप लोग हर साल 2012 से लेकर 17 तक 500, 300 हर साल दंगे हुए हैं। आप लोग बोलने का हक रखते हैं? कोई बोलने का हक नहीं है आपको। दंगाइयों की पार्टी और हर जगह जो है दंगा और भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग आज जो है हिमाकत करेंगे हम सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार को समझाने की। काजी भी दुबले हैं शहर के अंदर से, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, बात में क्लियर होगी, सवाल जवाब भी हो सकेंगे। आप दोनों के पास आऊंगी। अजय शर्मा जी, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, यहाँ एक इंसाफ की लड़ाई हो रही थी कि बेटी को इंसाफ मिले, लेकिन ये मामला कन्वर्ट हो गया कि अब सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की गई। देखिए, जब से हाथरस का मामला सामने आया है और जब उसने तूल पकड़ा उस लड़की के डेथ के बाद से, और हाथरस जो है एक सेंटर पॉइंट बन गया, और वहाँ पर अलग अलग तरह की बयानबाजी, पॉलिटिकल बयानबाजी वो शुरू हो गई। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत कुछ देखा वहाँ पर, और एक ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि यही पता नहीं चल रहा कि आखिरकार सच क्या है। सभी लोग एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर आरोपों की कीचड़ उछाल रहे हैं, और अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं कि तुम गलत थे पहले, इसलिए तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो मैं जो समझ पा रहा हूँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने बेहद ज़रूरी हैं। पहला यह है कि हमने पहले भी इस बारे में बातचीत की है कि जो नौकरशाही है या जो आईएएस या डीएम इस तरह के लेवल के अधिकारी होते हैं, वो अपना संयम क्यों खो देते हैं, वो हमने वीडियो के माध्यम से देखा और पूरी जग जाहिर है। इसके अलावा कि जो एक कानूनी प्रक्रिया है और एक जो सामाजिक दायरा है, उससे भी बाहर निकलते हुए जो कुछ भी हुआ, चाहे उस बच्ची की दाह संस्कार को लेकर जो सवालात उठे, उसको लेकर भी जो है एक तरह की बयानबाजी शुरू हुई और भ्रम की स्थिति बन गई। उसमें कौन गलत है कौन सही है ये भी हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब जैसे ही ये इस मामले ने ज़्यादा सियासी तूल पकड़ा तो पीएफआई का एंगल हमारे सामने आ गया। अब हमारी जो डिबेट है, हमारी जो चर्चा है, हमारी जो बातचीत है, वो डाइवर्ट हो गई है पीएफआई के ऊपर कि आखिरकार पीएफआई वहाँ पर जो है कुछ इस तरह का दंगा करा सकती थी। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे, ना कि उस बच्ची के को न्याय दिलाने के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है। दूसरी बात, अश्विनी साई जी ने एक बहुत बड़ी बात कही आज, जो मैंने उन्होंने नोट किया उसके अंदर, कि मीडिया के बारे में जो उन्होंने कहा कि
कुछ चैनल्स जो है अलग अलग तरीके से खबर दिखा रहे हैं। कपिल जी अगर आप अपना फोन रख देंगे तो बात सही तरीके से सामने आएगी। जी बिल्कुल। जी तो मीडिया के बारे में भी अश्विनी साई जी ने जो कहा वो मुझे बहुत ही अटपटी लगी है, क्यों कह रहे हैं कि कुछ चैनल्स कुछ और दिखा रहे हैं, कुछ चैनल कुछ और दिखा रहे हैं, इसलिए हम उस पर यकीन नहीं करते हैं, हम सिर्फ सीबीआई या एसआईटी की बात पर यकीन करेंगे। तो यानी कि मीडिया जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको भी इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि वो भी हम दरकिनार करते हैं, उससे हमें कुछ सरोकार नहीं है। मीडिया हमें क्या भरोसा नहीं है, हम सीबीआई और एसआईटी की जांच पर बात करेंगे। वो ऐसे सिस्टम की वो बात कर रहे हैं जिसके ऊपर हमेशा भ्रष्टाचार के या अराजकता के या निरंकुश होने के या लापरवाही के आरोप लगते रहते हैं, वो खुद एक ऐसा उसमें रहता है। तो ये जो इतनी सारी चीजें हैं जिसने पूरे सिस्टम पूरे मुद्दे को जो है डाइवर्ट कर दिया। और मैं जो समझना चाह रहा हूं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों से मेरा ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार हाथरस क्यों सेंटर पॉइंट बना है। क्या इस तरह के जो पिछड़ी जाति की लड़कियां हैं या हम कहें दलितों की जो जिस तरह खबरें आती हैं उनके साथ बलात्कार होते हैं या उनके साथ में जिस तरह अमानवीय व्यवहार होता है, वो अलग अलग यूपी के अलग अलग शहरों से भी आई हैं या गांव कस्बे से भी आई हैं जिनके अंदर हुआ, लेकिन उस पर इतनी चर्चा नहीं हुई, उस पर इतना बहस नहीं हुई जितना हाथरस के ऊपर हुई। ये है। और इसमें मैं एक सवाल और समझ जो मेरे अंदर बार बार आता है, जो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार उस लड़की की जुबान क्यों काटी गई, जुबान काटने के मायने क्या है, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी रीढ़ की हड्डी में जो चोट थी उसके मायने क्या है। रीढ़ की हड्डी वो होती है जिसके बलबूते आदमी तन के खड़ा होता है, सीधा खड़ा होता है, और जुबान जो होती है जो आपसे अपनी बात कहलवाती है। तो आखिरकार चोट कहां की गई है, जुबान और रीढ़ की हड्डी पर, इसके मायने क्या हैं। सियासी मायने अलग छोड़ दीजिए, मैं सामाजिक मायनों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, सामाजिक ताने बाने को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार अगर मैं इसको उस एंगल से देखता हूं कि घास काटने गई लड़की की जुबान काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, तो इसका क्या संदेश देने की कोशिश की गई है, क्या बताना चाहता है समाज कि क्या या जो अगड़ी जातियां हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर रही हैं, नीचे दबा के रखना चाहती हैं, या फिर हम आदिम युग की तरफ लौट चुके हैं जहां पर न्याय या जहां पर बदला या फिर जहां पर जो दुराचार है, ये व्यवहार इस तरीके से होता था जहां क्रूरता की हदें पार हो जाती थी। क्या हम सभ्य कहलाने लायक हैं? क्या हमारा समाज सभ्य कहलाने लायक है? क्या हम आदिम युग की तरफ चले गए हैं? तो ये जो सामाजिक ताना बाना है उस पर बात करें, ना कि राजनीतिक रोटियां सेकने का बहुत अवसर आएंगे। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। अश्विनी साई जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं अजय जी ने बढ़िया सवाल उठाया। अजय जी की बात पर मैं एक छोटा सा जवाब दूं। अजय जी देखिए, मैंने मीडिया पर सवाल उठाने का कोई मेरा इरादा नहीं है, लेकिन मेरा जरूर कहना है कि एक भारत के जनता के नाते कोई भी आदमी सुबह से शाम तक अगर 10 मीडिया चैनल बदल ले तो उसमें 10 में 8 और 7 और 6 दूसरा बात कर रहे हैं और 2-4 अलग बात कर रहे हैं। मेरा इसमें ऐसा है अश्विनी जी, हर चैनल अश्विनी जी, इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूं। हर चैनल न्यूज़पेपर सभी अपने अपने अलग से ढंग से न्यूज एंगल के हिसाब से बताते हैं, उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन होती है, रिसर्च होती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, जहां पर पता चलता है कि उनको जो भी फैक्ट मिलता है या जो भी जानकारी मिलती है उसको वो जनता के सामने लाना चाहते हैं, और वो जब सामने आता है तो वो पब्लिक के लिए रख देते हैं कि आप सोचिए समझिए वहां क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। न्यूज एंगल अपनी तरफ से, न्यूज चैनल अपनी तरफ कुछ नहीं बताता है, जो ग्राउंड पे होता है वो बताया जाता है, उसके बाद उसका आकलन किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए कि न्यूज चैनल्स को या मीडिया को कटघरे में खड़ा मत कीजिए कि 10 चैनल 10 ने अलग अलग चीज दिखाई, इसका मतलब ये 10 एंगल हो गए खबर की। उस मामले के 10 एंगल हैं, 10 एंगल के बिहाफ पर समझना पड़ेगा कि आखिरकार वहां पर जो स्थिति है कितनी खराब है, और इसीलिए मैंने कहा कि भ्रम की स्थिति वहां बनी हुई है, एक्चुअलिटी या वास्तविकता है क्या, तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने भी वही भ्रम वाली बात मैंने कहा अभी भी। अजय जी, मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि अगर आज सवेरे से आपने मीडिया चैनल्स को देखा होगा तो वो दूसरी चीज दिखा रहे हैं। आज पीड़िता की बात नहीं हो रही है, एंगल है, वो सब अपने तरीके से दिखा रहे हैं। बहरहाल मेरा ये सवाल है आपसे, नहीं मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है आपके पास सबूत है तो कार्रवाई कीजिए, आरोप क्यों लगा रहे हैं? खुशबू जी, आरोप हम कहीं नहीं लगा रहे हैं, हमको तो हम सच्चाई बता रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं सच्चाई बता रहे हैं। आप पहले दिन से देखिए, ये लोग 8 दिन तक तो कोई विपक्षी दल वहां नहीं गया। जब तक ये लोग जाग रहे थे उसके पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी, विपक्षी दलों के जागने के पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी।
SIT की जांच जब बैठाई गई उस समय 2 दिन के लिए सबको रोका गया। उसमें सबके पेट में दर्द हो गया, नहीं हमको जाना है। 2 दिन बाद मीडिया को खोला गया, उसके बाद विरोधी दल के लोगों को खोला गया। बंगाल से हमारे लेफ्टिस्ट नेता और जो है TMC के नेता आ गए। बंगाल में अपने घरों में जो भाजपा नेताओं की हत्या हो रही है उसको लोग नहीं देख रहे हैं, यहाँ हाथरस में आकर और भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मामले अलग हैं। तो ये सब चीजें हो रही हैं। खुशबू जी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सपा जो तमाम विपक्षी दल हैं सब इसमें साजिश है, सब लोग सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। एकदम साजिश में ये लोग एकदम से इस साजिश में शामिल हो रहे हैं। जाकर वहां पर आरोप लग रहा है जातीय हिंसा फैलाने की फैलाना चाहते हैं। प्रियंका जी आरोप लग रहा है, अकेले चले गए होते। मैं पूछना चाहती हूँ आपकी जो है प्रूफ के साथ में ये बात कह सकते हैं टीवी चैनल पर बैठकर? देखिए मैं छोटी सी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि राहुल गांधी, एक मिनट प्रियंका जी पार्टी जिम्मेदार बता रहे हैं इस बात को लेकर। आप कितना जो बयान दे रहे हैं उसका कोई तथ्य नहीं है आपके पास। कपिश जी आप पर भी आरोप लग रहा है, विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि विपक्ष ये सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहता था। विपक्ष जानबूझ के, जब जांच हो रही है तो क्यों विपक्ष जाना चाहता था वहाँ? दंगा फैलाया था, कौन लोग शामिल हैं, कौन से प्रूफ है कि आप ये बात कह रहे हैं? इस तरह की जो अनाप शनाप जो आप बातें कर रहे हैं चैनल पे बैठकर कि आरोप लगा रहा है। अगर आपके पास तथ्य है तो तथ्य बताइए ना। और अगर आपके पास दूसरी चीज देखिए, हमारी सारी बात तो सुनी जी ने कह दी। ये थे प्रियंका जी थोड़ा आप शांत हो गए तो हम कहेंगे। प्रियंका जी आप ही बात नहीं रहा है उत्तर प्रदेश। आप अपराधियों को दंड देने में नाकाम है, एक के बाद एक घटनाएं होती चली जा रही हैं और आप विपक्षियों को निशाना बना रहे हैं। अरे आप अपराधियों को निशाना बनाइए। इतना काम अगर आपने अपराधियों को पकड़ने के लिए किया होता, अपराधियों को जो है अपराध के खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है उसको प्रॉपर रूप में करा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। पकड़ा गया, 4 आज पकड़े गए हैं। कल 2 लखनऊ में गिरफ्तार हुए थे प्रियंका जी, आप ही के समर्थक। कपिश जी अरे आप पोस्टर लगा रहे थे इमरान और शैलेंद्र तिवारी। किसने रोका है आपको? प्रियंका जी मुझे जवाब देने दीजिए। प्रियंका जी मुझे जवाब देने दीजिए। प्रियंका जी अगर संवेदना व्यक्त करनी थी आपके नेताओं को तो बारात लेकर नहीं जाना था। कपिश जी आरोप लग रहा है तमाम जो विपक्षी दल हैं वो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हकीकत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो करती है, यानी कि इनकी बातों का अजब सा ये फसाना है, आग भी लगाना है और मातम भी मनाना है। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहे हैं और कोई इसमें नहीं है। सत्ता में है आप क्यों आरोप लगाएंगे? विपक्षी दल के पास कोई एजेंसीज नहीं है, कोई पावर नहीं है, वो आरोप लगा के किनारा कर सकता। अभी हमारे मित्र ने, आदरणीय मित्र जो बैठे हैं शाही जी, इन्होंने बहुत सी ऐसी बात कह दी जो कि इन्हीं के खिलाफ जाती। 14 सितंबर को ये घटना घटित हुई थी और इसको बहुत ही अल्पीकरण करके तहरीर इसकी लिखी गई थी। पीड़ित पक्षकार का आरोप है कि हम लोग डे ऑफ फर्स्ट से ये कह रहे हैं कि सामूहिक बलात्कार हुआ है, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, मेरी बिटिया की जबान काटी गई है, लेकिन बावजूद इसके जो घोर उपहत कारित करने की धारा होती है वो इन पे इन्होंने नहीं लगाई। न सामूहिक बलात्कार जो 376D होती है वो भी नहीं लगाई। उसके लिए विपक्षी दलों, मैं बता रहा हूं समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जी के नेतृत्व में वहां के लोकल लोगों ने काफी प्रेशर किया। ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके पहले मौजूद नहीं थे पीड़ित परिवार के साथ। दूसरी बात, एक बात मैं कहना चाहता कि चलिए राजनीतिक दल तो राजनीति करने चले गए, आप कहीं नहीं सारू, हम लोग तो सकारात्मक राजनीति करने गए क्योंकि बिटिया को न्याय नहीं मिल रहा था। आपकी पुलिस जो है वो सही तरीके से पेश नहीं आ रही थी, पीड़ित को आपके डीएम साहब डरा रहे थे, धमका रहे थे, और आपके एडीजी साहब कह रहे थे कि भाई स्पर्म नहीं पाया गया इसलिए बलात्कार नहीं हुआ, जबकि अलीगढ़ के सीएमओ ने स्पष्ट कर दिया कि 11 दिन के बाद फॉरेंसिक में किसी भी किस्म से सीमेंस की फाइंडिंग नहीं हो सकती है, ना मोटाजुआ पॉइंट हो सकता है, और 376 के अंदर वैसे ही परिभाषित है कि पेनिट्रेशन की कोशिश मात्र काफी है। तो ये तो एडीजी साहब
अभियुक्तों के ही वकील हो गए थे। जो दलील चार्जशीट के बाद उनका वकील बचाव पक्ष का देता, वो तो एडीजी साहब योगी जी के निर्देश पर दे रहे थे, और योगी जी के निर्देश पर 2 बजे रात में उनका जिला अधिकारी जो है वो लड़की का छत विच्छेद कर रहा था शव को, क्योंकि वो दाह संस्कार नहीं था, ना उसमें परिजनों की कोई राय शामिल थी। इनके ऊपर कब धाराएं लगेंगी? दूसरी चीज मैं पूछता हूँ, जातीय दंगे आप नहीं भड़का रहे थे? आपके जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था जब आरोपियों के पक्ष में उसके समाज के लोग जातीय दंगा भड़काने का भाषण दे रहे थे? उनके विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की? आप जिस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, आप ये भी तक नहीं बता पा रहे हैं कि जस्टिस फॉर हाथरस जो वेबसाइट बनी, ये कहाँ बनाई गई, ये किस जिले के अंदर बनाई गई, देश के किस कोने में बनाई गई, इसको बनाने वाले कौन कौन लोग थे, और पीएफआई के जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया उनको उस वेबसाइट से आपने कैसे रिलेवेंट किया? सुसंगत और असंगत तथ्य अगर समझते हो जरा समझा दीजिए, क्योंकि साबित और नासाबित करने के लिए ये चीजें जरूरी है। शायद आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस की जानकारी ना हो तो आप आरोप लगा के खिसक जाओगे, लेकिन हम तो पकड़ लेंगे आपको। इसीलिए अश्विनी शाही जी, आप सुन रहे हैं, विपक्ष का ये कहना है कि आग भी लगाना और मातम भी मनाना है। साइट किसने बनाई, किस जिले में बनाई, ये अभी तक आप नहीं बता पाए। विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, कहीं वो गिरफ्तार हो गए हैं और भानुमति ने और 1-2 दिन में वो भी सच्चाई आ जाएगी कि कहां पर बना था, कहां नहीं बना था, और किसके द्वारा वो कुरचित था, कहां से हुआ है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत देर से हमारे मित्र कह रहे हैं कि हम लोग साथ में थे। पहले जब एफआईआर लिखाई गई थी उसमें बलात्कार का कोई जिक्र नहीं था, ये भी रिपोर्ट आई थी। जुबान काटने की बात अभी हमारे मित्र अजय शर्मा ने भी कहा और कपिल जी ने भी कहा। एक व्यक्तिगत मैं कहता हूँ खुशबू जी, अगर किसी की जुबान, ये कोई रिपोर्ट नहीं आई है, मैं व्यक्तिगत में अपनी, ये मेरी बात है कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी की जुबान कटती है तो वो अपना डाइंग डिक्लेरेशन कैसे देगा? डिक्लेरेशन के बारे में ये एक सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर कोई चीज नहीं रखते हुए मैं अभी भी कह रहा हूँ एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी के बाद सीबीआई जांच होगी और नार्को टेस्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे कोई बवाल और इनको आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो चीज है सामने आएगी। दर्द हो रहा है खुशबू जी, सीबीआई जांच जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया, दर्द उसका है कि सच्चाई सामने आ जाएगी कि हम लोगों ने क्या किया, आगे क्या कर रहे हैं हम लोग अभी भी रोचक करके। ये बात पहली बार सामने आई है कि कोई जो पीड़ित परिवार है उसका ही जो है नार्को टेस्ट हो। अरे कितने शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए। एक पीड़ित परिवार जितनी अपनी लड़की खोई है उसका नार्को टेस्ट कराएंगे, ये शर्म नहीं आती है? असंवेदनशील सरकार क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं? क्यों आपको दर्द हो रहा है? ये बौखलाहट देखिए, ये पीड़ित परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करने गए, ये दर्द देखिए कितना तेज हो रहा है। इसकी गलत सुन गया कि अगर वो गलत निकला तो, अरे अगर कोई डर नहीं है तो नार्को टेस्ट से क्यों डरना है? कोई मन में अगर मलाल नहीं है, गलत नहीं है तो नार्को टेस्ट से क्यों डरना है? लेकिन अश्विनी जी, जहाँ तक ये बात है कि जो पीड़ित ने कह दिया और वो भी उसने मरते वक्त कहा, ये बात जब कही तो वही सत्य मान ली जाती है, वही सत्य होता है। वो अपने आप भी बता रही है, आप भी बता रही है, वो तो तैयार नहीं है, वो किस तरह से जो उसकी हालत थी सब जानते हैं, वो तो अपने आप भी बता रही है। अलीगढ़ के अस्पताल में जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया उसमें भी सारी बातें सिर्फ अपराधियों को बचाना चाहते हैं और कोई इनकी मंशा नहीं है। हर केस में अपराधियों को बचाना चाहते हैं। देखिए इनके बीजेपी के बलिया के विधायक क्या कहते हैं, संस्कार सिखाइए बेटियों को। अरे बेटियों, मैं अपने कांग्रेस की बहन आप लोगों के पास आऊंगी। अजय शर्मा जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। अजय शर्मा जी, रणजीत बाजू जी क्या कहते हैं कि लड़की भी आरोप आऊंगी, आप लोगों के सबके पास आऊंगी। और देर से अजय शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। अजय जी, अपनी बात रखिए। इस तरह की मानसिकता जो लोग रखेंगे वो क्या बेटियों की रक्षा करेंगे? वो अपराधियों के साथ खड़े होंगे, जैसे कुलदीप सिंह सैगर के साथ खड़े थे, जैसे कि मैं। अरे तो नार्को टेस्ट हो जाने दीजिए प्रियंका जी, क्या बुराई है? प्रियंका जी, अश्विनी जी, मौका मिलेगा आप लोगों को दोबारा सामने आ जाएगा। देखिए, मैं समझता हूँ निर्भया के बाद ये हाथरस वाला एक ऐसा मामला है जिसमें इतना जन आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। लोग सड़कों पर हैं और हमने इसमें मीडिया को भी जो है एक तरीके से प्रतिबंधित करते हुए देखा
कि मीडिया की एंट्री नहीं होगी, हमने वो सब कुछ देखा और मीडिया का हमने संघर्ष भी देखा रिपोर्टिंग के लिए कि सही जानकारी वहाँ से आ सके या जो लोग जो इस देश के कोने कोने में बैठे हैं वो वहाँ से जान सकें आखिरकार वहाँ हुआ क्या, जिसकी वजह से इतना आक्रोश है। तो मीडिया का भी संघर्ष हमने देखा वहाँ पर। अब हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं सारी बातों को लेकर कि हम एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप की बजाय डिबेट में जो है कि आखिरकार जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें ऐसी भ्रम की स्थिति से बाहर निकलकर ये जांच एक सही दिशा में आगे बढ़ सके, चाहे एसआईटी जांच करे या सीबीआई जांच करे या सिस्टम जांच, जो भी लोग जिम्मेदार अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं वो करें। और ये जो लड़के हैं इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनका भी जो है मेडिकल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पता चलना चाहिए आखिरकार हुआ क्या। क्योंकि एक तरफा जो चीज़ें हो रही हैं कि आप जो दिखाई देता है कि पीड़ित पर का जिसने अपनी बेटी खोई वही जो है अपना जो है टारगेट पर है, जिसने बेटी खोई है वही टारगेट पर है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी की जो जिन 4 लड़कों पे आरोप लगे हैं वो कहाँ हैं, उनके साथ क्या कार्रवाई हो रही है। हम सिर्फ वही देख रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी जाएं या अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ता जाएं या जयंत चौधरी जाएं या कोई भी जाए, चलिए ठीक है, जा रहे हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं। मेरा सवाल अभी भी वही है कि उत्तर प्रदेश के और भी जिलों से बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं अभी पिछले कुछ दिनों में। उसमें अभी कुछ दिन पहले घटना आई थी जिसके अंदर उस लड़की का जो है शव जो है टुकड़ों में मिला है, जो टुकड़ों में मिला खेत के अंदर पड़ा हुआ। इतनी घटनाएं अदर अलग अलग शहरों से या गाँव से कस्बों से आ रही हैं। अजय शर्मा जी, एक और 6 साल की बच्ची के जो हाथरस में जिस तरह से वारदात हुई, इसके साथ दरिंदगी हुई, उसके बाद जो है उसकी आज मौत हो गई। बिल्कुल, तो ये जो है सिर्फ हाथरस ही ये जो मामला है ये सेंटर पॉइंट क्यों है, इसी पे इतना फोकस क्यों है? बाकी के मामले जो है विपक्ष क्यों नहीं उठा रहा है? कांग्रेस उस पर क्यों बात नहीं करना चाहती है या सपा उस पर क्यों मामले को नहीं उठा रही है? सिर्फ हाथरस वाले मामले को इतना क्यों उठा रही है? जवाब दीजिए कि विपक्ष जो है और दूसरे मुद्दे क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि लगातार जो अपराध बढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी कर रही है और हर प्रियंका जी एक मिनट थोड़ा सा सुन ले मुझे। प्रियंका जी आऊंगी आपके पास, प्रियंका जी आऊंगी मैं आपके मैं पास। इनको लीगलिटीज पे चेकआउट कर दे रहा हूँ। जी देखिए, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं जिनका पिन पॉइंट ये है कि हाथरस ही क्यों। तो हाथरस इसलिए क्योंकि भारत के इतिहास में, किसी भी राज्य के इतिहास में पहली बार किसी पीड़िता को और हिंदू पीड़िता को की लाश को जो है प्रशासन ने बिना उसके परिवार के राय मशवरा किए, बिना उसका चेहरा दिखाए, बिना कारण बताए 2 बजे रात में उस शव को छत विक्षत कर दिया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी, ऐसा निर्भया के अंदर भी नहीं घटित हुई। नहीं, छत विक्षत कर दिया या दाह संस्कार कर दिया। ये पहली ऐसी घटना थी जिसका कि अल्पीकरण करके 3 बार में धाराओं को अमेंड किया गया और इसमें अंत तक सरकार ये मानती रही कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी गई, उसका जबान नहीं काटा गया और उसकी मृत्यु फिर किस कारण से हुई। तीसरी चीज देखिए, ये चूंकि विश्व का एकलौता एक ऐसा केस था जिस पर मीडिया को भी रोक दिया गया। मीडिया राजनीति करने तो नहीं जा रहा था, मीडिया दंगा फैलाने तो नहीं जा रहा था, आखिर मीडिया को 4-5 दिन सत्याग्रह कर करके क्यों बैठना पड़ा? किसी दूसरे की सरकार होती पूरी इंडिया में ये आग लगा देते, लेकिन ये हम लोग सभ्य समाज के लोग हैं, हम लोग अपने केवल संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। सभ्य समाज पार्टी आग लगाने की बात है, सभ्य समाज की बात मैं क्यों नहीं कह रहा हूं? ये लोग लगा देते, हम अपनी बात नहीं कह रहे। ये लोग तो देखिए ना, आरोपियों की आंदोलन को होने दे रहे और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं कर रहे। ये सरकार पर जस्टिस नहीं है। देखिए, आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और न्यायालय अपना काम करेगा। स्पष्ट ये है कि न्यायालय के अंदर ये शक नजीर है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय परिलक्षित होना चाहिए कि न्याय हुआ। और किसी भी सरकार के लिए कपीस जी, अभी जो खबरें आ रही हैं कपीस जी, अभी कभी जो खबरें आ रही हैं, सीमा कुशवाहा जो है पीड़िता का केस लड़ेंगी, एपी सिंह जो है बलात्कारियों का केस लड़ेंगे। फिर से क्या हम निर्भया पार्ट 2 देखने जा रहे हैं कोर्ट के अंदर? बल्कि एक उम्मीद जागी थी अजय शर्मा जी, जब निर्भया के साथ जो हुआ उसके बाद जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, जिस तरह से उसे इंसाफ मिला, तो उसके बाद ऐसी वारदातें नहीं होंगी। लेकिन एक के बाद एक फिर से वारदातें सामने आ रही। ऐसा लग रहा है कि निर्भया पार्ट 2 और जिस तरह से आपस में भिड़ रहे एक बेटी को इंसाफ दिलाने की जगह, लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आगे भी ऐसी वारदात आ जाए। मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर, कपीस जी मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश, आपके सवाल जायज़ है, मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, आपने सवाल सही उठाए हैं, आपका अधिकार है, विपक्ष में आप,
मैं आपके सवालों का समर्थन करता हूं, सरकार को देना चाहिए। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार जो है बहुत ही नॉर्मली लिए जाते हैं महिलाओं के साथ में, उनकी इज्जत सुरक्षा के मामले सिर्फ चुनावी वायदों में या दावों में, नारों में दिखाई देते हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पर कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। और वो भी सियासत का एक अंग बन गया है कि इसके ऊपर भी हम सियासत की जाएगी, इस पर वोट मांगे जाएंगे, ये सब कुछ होगा। तो ये जो सारा सिनेरियो है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार महिलाओं की अस्मिता के नाम पर चुनावी राजनीति कब तक चलेगी, कब तक उनके ऊपर वोट मांगे जाएंगे, कब तक कहा जाएगा कि हम आपको, चाहे वो दिल्ली हो चाहे यूपी हो, कि हम मार्शल देंगे, हम सुरक्षा देंगे, हम एप्स बना देंगे, हम जो है इस तरह के स्क्वाड गठित कर देंगे, लेकिन महिलाओं की इज्जत खतरे में है, ये दिखाई दे रहा है। कि अजय जी अगर देखा जाए जो तमाम पार्टीज आती हैं जब चुनाव का वक्त होता है तो एक तरह से वोट बैंक की राजनीति करती है, घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा की बात होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन धरातल पर वो नहीं दिखाई देता है, वारदातें किस तरह से बढ़ती हैं। बिल्कुल, ये हमारे लिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं सभी लोगों से, प्रियंका जी भी यहाँ मौजूद हैं, वो सुनेंगी समझेंगी कि ये एक बहुत ही चिंता का विषय है हर परिवार के लिए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जीरो क्राइम तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है कपिल जी आपके पास आऊंगी, बहुत देर से प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही हैं। प्रियंका जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत चिंता का विषय है कि जिस तरह से हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और अपराधी खुलेआम घूमते हैं, अपराधी खुलेआम जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देखिए सिर्फ हाथरस में ही देखिए कि कभी कितना टाइम हुआ है, मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 1 मंथ भी नहीं कंप्लीट हुआ और सिर्फ 6 साल की हिम्मत कैसे पड़ जा रही है इन लोगों की। हम कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा करने में नाकाम है। बीजेपी पार्टी जिस तरह से महिला का सम्मान और बेटी बचाओ का अभियान चलाती है जिससे कागजों पे दिखता है, आप देखिए करोड़ों रुपया इन्होंने कागजों पे खर्च कर दिया है। इनसे पूछा गया कि आपने क्या किया है तो इन्होंने कहा कि 9,000 करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिए हैं। अरे कौन सी सुरक्षा में खर्च कर दिए हैं आपने? सिर्फ प्रमोशन, अपने होर्डिंग्स, अपने जो बैनर हैं उनका एडवर्टीजमेंट करने में खर्च कर दिए हैं, पर कहीं से जीरो ग्राउंड पे कोई भी आप चीज देख लीजिए, किसी भी एंगल से कोई महिला सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी के गिरफ्तार पे हाथ डाल दिया जाता है, मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर आप किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता को जो है उसके कॉलर पकड़ के खींचे, तो मुझे लगता है एक महिला होने के नाते ये भी कुछ सिखाने की जरूरत है बीजेपी पार्टी को कि वो अपने प्रशासन को ट्रेनिंग दे ताकि इस तरह की हरकतों को बिल्कुल। अश्विनी जी ये आरोप लग रहा है पर सिर्फ कागजों में पैसे खर्च कर दिए महिला सुरक्षा के नाम पर, चाहे वो एक आम महिला हो, चाहे किसी पार्टी की महिला हो या जो है एक शेड्यूल कास्ट की महिला हो या महिला है, और यहाँ तक आना चाहता हूँ, हर एक फिर उसका धर्म है, चाहे वो किसी भी अजय जी ने अभी कहा उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बलात्कार को हल्के ढंग से लिया जाता है। और अजय जी आप कृपया ये नोट करें, मैं उदाहरण देता हूँ, एक बलात्कार होता है छत्तीसगढ़ में, पर सरकार हाथ पर हाथ वहाँ का एक मंत्री कहता है छत्तीसगढ़ का बलात्कार छोटा है, उत्तर प्रदेश हाथरस बहुत बड़ा बलात्कार हो गया है। ये जो बयान सामने आ रहे हैं वाकई में जो निर्णय वाले हैं बेहद शर्मनाक है। यही बयानबाजी को साबित करती है कि पॉलिटिकल पार्टी इसको हल्के में ले रही है बलात्कार को, मतलब बलात्कार की तुलना में लगी, ये बलात्कार छोटा, ये बलात्कार बड़ा। ये वाकई में शर्मनाक है कि इस तरह के बयान सामने आना, इसकी बिल्कुल निंदा होती है। लेकिन जिस तरह से अश्विनी जी जो ये 4 अभी गिरफ्तार किए गए हैं जो पीएफआई के सदस्य बताए जा रहे हैं, जब यूपी सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि इससे इस पर बैन लगाया जाए और इनका जगह जगह दंगों में नाम शामिल है, तो इसके बाद जो है अभी तक बैन क्यों नहीं लगवा पाए? पीएफआई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेज दिया है और बैन लगाने की बात की। गृह मंत्रालय से संस्तुति मिलते ही उस पर बैन लगा दिया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूं। दूसरा मैं पिछली बात पूरी कर लूं, 12 में जब बलात्कार होता है तो वहां के मुख्यमंत्री एक अलग ट्वीट करते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश में मैं आता हूं तो उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक कड़ा संदेश देते हुए ट्वीट किया है कि अगर कोई बहन बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना अंजाम देता है तो एक सवाल है आपसे, राज्य में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, फिर गृह मंत्रालय से अभी तक जो है क्यों नहीं इस पर आदेश ला पाए और अभी तक क्यों नहीं बैन करवा पाए? ये एक प्रक्रिया है, हो जाएगा। प्रक्रिया में किधर क्यों लग रहा है कि बार-बार नाम सामने आ रहा है? खुशबू जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान में अकेली कि जिसने अपने संकल्प पत्र में जो लिखा वो किया।
धारा 370 से लेकर और आज तक जो है जो लिखा वो किया, तो कोई भी चीज जो भी पिछली सरकारों के द्वारा इस देश पर बदनुमा दाग थे उसको हटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। अश्विनी जी, क्या लग रहा है फंडिंग किसे की जा रही है? जो बार बार ये आरोप लग रहा है, आपके पास ब्लूप्रिंट भी है, तो ये किसको लग रहा है, किसको ये दी जा रही है फंडिंग, किसे की जा रही है, कौन सी पार्टी को? ये देखिए, इस बार के जो दंगे फैलाने की बात थी, अभी तक तो हिंदू मुस्लिम चला करता था। आज जो हो रहा है ये पीएफआई या एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो नाम आ रहा है कि फंडिंग कर रही है, वो हिंदू से हिंदू को लड़ाने की बात थी, यहां जातीय दंगों की बात थी। रात में जो लाश जलाई गई है उस लड़की की, वो सवेरे इनपुट था कि सुबह हजारों लोग जमा हो सकते हैं, और जिसका जानकारी क्यों नहीं दी गई? कि कांग्रेस इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? और पीड़ित परिवार तो कह रहे हैं हम अपने बच्चे का चेहरा नहीं देख पाए, और आप कह रहे हैं कि इजाजत दी थी। नहीं, ये कहा गया है ना, इनको मिला था जातीय दंगों का, और बच्चियों के एक वीडियो आया है खुद अश्विनी जी, ये भी कहा गया है कि वीडियो आया है, मैं परिवार ने आपको इजाजत भेज दे दूंगा, दी कोर्ट के थी, मीडिया लेकिन परिवार को आरोप लगा है कि हम अपने बच्चे कि के शक पीड़ित पे परिवार के देख पाए। लोग ही लाश जला रहे हैं। अरे झूठ बोल एक रहे हैं वीडियो ये भी आया है, मैं आपको दे दूंगा, सबको भेज दूंगा मैं। आपको समय दिया है अलग से, क्यों नहीं पहले दिन ही आपने हलफनामा दे दिया? अजय शर्मा जी, किस तरह की बात करते हैं? क्यों चिल्ला रहे हैं दंगाई पार्टी के सदस्य? देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत आपको मैं करिए। गिनाऊं, अश्विनी जी, सुनिए कपिल जी, 2012 में 227 दंगे हुए थे, 2013 में 247 दंगे हुए थे, आपकी सरकार थी, 2014 में 242 दंगे हुए थे, 2015 में 219 दंगे हुए थे, 2016 में 100 दंगे हुए थे, और सब जमीन जाति और छात्रों के दंगे शामिल थे इसमें। आप लोग क्या बात करेंगे? दंगाई पार्टी के सदस्य हैं आप लोग। मंत्री संगठन का समूह स्थापित किया गया था जांच के लिए, एक भी एफआईआर दर्ज हुई हो तो बताइए। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, कैसे बचा दिया उनको? इतनी दंगाई पार्टी के अजय शर्मा जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैसे राजनीति होने लगी है एक दूसरे पर, किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लांछन लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पे, दंगाई पार्टी एक दूसरे को कहा जा रहा है। क्या ऐसे एक बेटी को इंसाफ दिला पाएंगे? क्या जो साजिश रच रहे हैं, क्या ऐसे जो है पता चल पाएगा कि किसने साजिश रची है? देखिए, वही मैंने शुरू में कहा था कि एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है, और जो जांच जिस दिशा में होनी चाहिए या ये चर्चा जो है जिस दिशा में होनी चाहिए उसमें भी उसको भटकाने की कोशिश की गई है कि हम जो है दूसरे मुद्दे पर चले गए, और यहाँ पर जो है एक तरह खेल चल रहा है, तेरे दाग मेरे दाग, किसके दाग कम, किसके दाग ज़्यादा, किसके अच्छे किसके बुरे। यदि तेरे दाग ज़्यादा है तो तू सवाल मत पूछ, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए ये जो इस तरह की दाग वाली या दागनुमा वाली जो राजनीति है, एक दूसरे को जो है सवाल पूछने का अधिकार भी ख़त्म कर देना चाहते हैं लोग कि भाई आप भी कभी इसमें थे, आपके ऊपर भी ऐसे दाग लगे थे, आपके ऊपर भी ऐसी कुछ बातें हुई थी, इसलिए आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो यानी कि विपक्ष को सवाल पूछने से रोक रहे हैं कि आप मत पूछिए। मैं समझता हूँ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पूछने दीजिए, उनको आप तार्किक ढंग से समझाइए कि ये ऐसा हम कर रहे हैं, इससे जो है चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी, और जो आम आदमी है इस देश का वो भी समझ पाएगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो ये है। तो मैं समझता हूं कि यदि आप वाकई न्याय देना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं, तो पक्ष भी विपक्ष भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, सहयोग करें, और जिससे कि एक सिस्टम जो है सही ढंग से काम कर सके। ना तो सत्ता पक्ष ये कह सके कि आप भ्रमित कर रहे हैं या उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं या जांच पर बाधित हो सकती है, और ना ही जो है विपक्ष जो है अपना रोल भी पूरी तरह से अदा कर सके, जिसके लिए उसको विपक्ष में बैठाया गया है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, मतदान होता है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी विपक्ष में बैठते हैं, तो वो अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, तो उनको भी अपना दायित्व पूरा करने दिया जाए। जो सत्ता पक्ष में उनको भी अपना दायित्व पूरा करने दिया जाए। तो हम जो चाहते हैं सिर्फ ये चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अश्विनी शाही जी से कहिए कि जवाब दें। जी जी बिल्कुल, मैं अश्विनी शाह जी से बिल्कुल आप सवाल करिए, अश्विनी जी जवाब देंगे। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि जो आपने सीबीआई इंक्वायरी सेटअप की है, ये सीबीआई इंक्वायरी बलात्कार के लिए की है कि बलात्कार के केस को देखेगी, या जो निग्लिजेंस सरकार के अधिकारियों के द्वारा बरते गए हैं, या पीड़ितों को जो आरोप लगाया गया है उनको धमकाया गया है, किसके लिए सेटअप की गई है? और अभी तक सीबीआई इंक्वायरी जो सेटअप की गई थी उसमें सीबीआई अभी तक पहुंची क्यों नहीं है? और तीसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं ये कि महाराष्ट्र में तो अगले ही दिन पहुंच जाती है,
और जहां आपकी अपनी सरकार है वहां सीबीआई आज तक क्यों नहीं पहुंची है? ये दोनों मामले बताइए कि बलात्कार पे सीबीआई इंक्वायरी आपके गवर्नमेंट ने सेटअप कराई है या सीबीआई इंक्वायरी जो निग्लिजेंस आपके प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बरता गया है उसके विरुद्ध ये सेटअप की गई है। और तीसरी चीज ये बताइए कि जब विपक्ष की ये खुली मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई कोई वर्किंग दी जाए तो आपने दिया या नहीं दिया, ये भी बता दीजिए। अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। मैं बहुत सवाल कर दिया हमारे सपा के मित्र ने, लेकिन पहला सवाल इतना बचकाना है, उसका जवाब मैं दे देता हूं। सीबीआई जांच की अनुशंसा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। सीबीआई जब जांच करेगी तो उसके सारे पहलू पर जांच करेगी कि प्रशासन के लोगों ने क्या गलत किया, पीड़िता के साथ क्या गलत हुआ। बचकानी आपकी हरकतें हैं। अरे सवाल का जवाब तो ले लीजिए भाई। कपिल जी सवाल किया तो जवाब भी ले लीजिए ना, आपके पास जवाब कैसे नहीं आएंगे? लेंगे, मुकदमा अपराध संख्या के तहत वो जवाब नहीं लेंगे, नहीं सुन लीजिए, जवाब नहीं लेंगे। कपिल जी आपने कहा था कि अश्विनी जी से जवाब चाहिए तो जवाब तो ले लीजिए, उसके बाद बिल्कुल आप अपनी बात रखिएगा। ये जवाब नहीं लेंगे खुशबू जी, जवाब लेने का इनका मादा नहीं है। ये सवाल करते हैं और सिर्फ सवाल करेंगे और सोचते हैं कि ये लोग अभी भी भ्रम की स्थिति में, सरकार में हम हैं। सरकार विपक्ष की बात को मानने के लिए मजबूर नहीं है। सरकार की चाहे जो भी हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जब सरकार में होता है तो सरकार अपना काम करता है, शासन प्रशासन अपना काम करता है। अश्विनी जी, लॉ एंड ऑर्डर शासन प्रशासन मेंटेन करता है, सरकार अपना काम करता है। अश्विनी जी जी कपिल जी, आपने जो सवाल पूछे उनके जवाब ले लीजिए, अदरवाइज आप बाधित करके उनका खुद ही सहयोग कर रहे हैं, जवाब देने से बचा रहे हैं उनको। आप जवाब देने दीजिए ना। नहीं तो मैं जवाब तो खुद वो बाधित कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जवाब देने दीजिए ना उनको। अश्विनी जी आप जवाब दीजिए, सवाल किया गया तो मैंने ये कहा कि सीबीआई जब आएगी, सीबीआई जांच करेगी तो हर पहलू पर जांच होती है। पीड़िता के साथ क्या गलत हुआ, वहां पर शासन प्रशासन ने गलत किया कि वहां के समाज ने गलत किया, जानकारी नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं वो वाकई निर्दोष हैं या दोषी हैं, तो सभी पहलू पर जांच करके सीबीआई अपना रिपोर्ट देगी। ये जांच करेगी सीबीआई। चलिए यही सवाल है, इसका यही जवाब है। कपिल जी जवाब मिल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुकदमा अपराध संख्या का नाम सुना है आपने? अंतर्गत धारा का नाम सुना है क्या आपने? क्या एक ही एफआईआर पे कई तरह की जांचें हो सकती हैं क्या? मुकदमे की जांच करेगी? अरे भाई आरटीआई है, निकाल के पूछ लीजिए। मैं स्पष्ट रूप से पूछ रहा हूं। इतना जब सवाल ही है, सरकार को जांच करने दीजिए। आप लोग बिना मतलब में आप लोग मुद्दे से भटका रहे हैं चीजों को। जब 5 लोगों को आपके वहां पर दिया जाता है कि भाई 5 लोग जाकर मिले तो 5 लोग क्यों डराते हैं? प्रियंका जी से लेना चाहूंगी। प्रियंका जी बहुत छोटा सा कमेंट। इनको जानकारी नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, सिर्फ एक छोटी सी बात है कि आप कितना भी इसको जो है केस को भ्रमित करिए, पर मुद्दा यही है कि क्या उस पीड़िता को न्याय मिलेगा। आज पूरा देश, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, पूरा देश चाहता है कि उस पीड़िता को न्याय मिले, उसके अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो, और उसके लिए आप क्या कार्यवाही करते हैं वो भी जनता देख रही है। बहुत आप देखें कि इसमें मीडिया भी पूरी तरह से सक्रिय है। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि बेटी को इंसाफ मिले और जो भी साजिश रच रहा है उस पर कार्रवाई जरूर हो। आप सभी हमारे साथ जुड़े मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, अवनीश अश्विनी शाही जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका गुप्ता, अजय शर्मा जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा पर जुड़े। लेकिन बात यह थी कि एक बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई ये कहीं और ही बढ़ गई। ये देखा गया कि अब इसमें दंगे की साजिश आने लगी और इसका पर्दा भी फाश होने लगा है। इसमें 4 लोग और सामने आए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और इनसे जब पूछताछ की जाएगी तो क्या क्या खुलासे होते हैं।